हैं संकुल निर्माण। संक्रमण तत्व संकुल निर्माण करते हैं। संकुल निर्माण का मतलब आप देखो इस तरह के यौगिक देखे होंगे आपने, प्लैटिनम डाइक्लोरोडाइअमीन या FeCN6 4-, इस तरह के यौगिक, इनको संकुल यौगिक कहा जाता है। तो कोई भी धातु संकुल बना ले ये जरूरी नहीं है, लेकिन संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि संकुल बनाने के लिए दो आवश्यकताएं हैं, दो उसके क्या बोला जाए न्यूनतम योग्यता है। पहली योग्यता तो ये कि धातु आयन पर आवेश अधिक होना चाहिए, और दूसरी आवश्यकता है रिक्त कक्षक होने चाहिए। तो हमारे संक्रमण तत्वों की का धनायन का आकार छोटा और आवेश अधिक होता है, इसलिए वो जुड़ने वाले लिगेंडों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर पाते हैं, पहली चीज। दूसरा, इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। अब ये रिक्त डी कक्षकों का फायदा ये होता है कि ये जो लिगेंड है, ये जो जुड़ा हुआ साइनाइड है, अमोनिया है, क्लोरीन है, ये हर एक कण इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन देता है। 6 साइनाइड 12 इलेक्ट्रॉन देगा, उसको रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो इनके पास जो रिक्त डी कक्षक होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉनों को रखने में काम आते हैं, इसलिए ये दोनों योग्यताएं अर्हता पूरी करते हैं, इसलिए संकुल निर्माण करते हैं। फिर से बता रहा हूं, संकुल बनाने के लिए दो आवश्यकताएं होती हैं। पहला, धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, और दूसरा, उसके पास रिक्त कक्षक होना चाहिए। संक्रमण तत्वों के धनायन का आकार छोटा और आवेश अधिक होने के कारण ये लिगेंड को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर पाते हैं, और रिक्त डी कक्षक भी इनमें पाए जाते हैं, जिनमें ये लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को आसानी से रख लेते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्प्रेरकी गुण। उत्प्रेरक किसको कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो जिसकी उपस्थिति में किसी दूसरे की अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो पदार्थ अपने ऊपर अपनी सतह पर अभिकारक के अणुओं को जोड़ सकता हो। तो ये इसकी आवश्यकता है। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, इसलिए ये आसानी से सतह पर उपस्थित परमाणु आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरे अभिकारक के अणुओं को अपने से जोड़ सकते हैं और उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर सकते हैं। सब नहीं कर सकते, ठीक है ना। सिर्फ कौन कर सकता है? संक्रमण तत्व कर सकते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों में परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। अतः ये अपने पास उपस्थित अतिरिक्त संयोजकता, अतिरिक्त बंध का उपयोग करके अभिकारक के अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित कर सकते हैं। अतः ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है मिश्र धातु। देखो, सभी धातुओं को अगर आप आपस में सोचो कि पिघला के मिला लें तो नहीं मिलते, ठीक है ना। आप सोचो कि लेड ले लें हम, थोड़ा सा कोई दूसरी धातु सोडियम, इनको मिक्स कर दें तो मिक्स हो जाए, नहीं होगा। ये ध्यान रखिए कि सभी धातु पिघली अवस्था में आपस में घुलनशील या मिश्रणीय नहीं होते, लेकिन संक्रमण तत्व के जो धातु हैं ये पिघली अवस्था में आपस में मिश्रणीय होते हैं, और इनके पिघले हुए मिश्रण को अगर ठंडा किया जाए तो हमको मिश्र धातु प्राप्त होता है, जो एक तरह का ठोस विलयन होता है। अब प्रश्न आया कि क्यों मिल जाते हैं भाई, बाकी तो नहीं मिल रहे, ये क्यों मिल जाते हैं? इसका कारण है कि संक्रमण धातु के परमाणुओं का आकार लगभग एक बराबर होता है। लगभग एक बराबर होने के कारण क्या है
एक परमाणु, एक तत्व से एक परमाणु, उसके परमाणु को हटा के दूसरे तत्व के परमाणु को क्रिस्टल में आसानी से रखा जा सकता है। यही कारण है कि ये आपस में मिश्रणीय होते हैं। फिर से बता दूं, संक्रमण धातुओं का परमाणु आकार लगभग समान होता है, इसलिए एक धातु के क्रिस्टल से उसके परमाणुओं को दूसरे धातु के परमाणुओं द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं अनिश्चित अनुपाती यौगिक। छोटा छोटा टॉपिक है, अनिश्चित अनुपाती यौगिक। अब मान लीजिए कि हमारे पास FeO नाम का एक यौगिक है, तो इसमें एक आयरन एक ऑक्सीजन दिख रहा है। ये एक सामान्य मूलानुपाती सूत्र है। इसके क्रिस्टल में आप देखेंगे तो आपको आयरन के +2 और O2 के -2 आयन क्रम से जमे हुए मिलेंगे। ये अगर सब जगह Fe+2 अवस्था में हो तो सूत्र FeO ही होगा, लेकिन होता यह है कि एक दो जगह ये +3 हो जाता है, और जैसे ही दो जगह +3 होगा, दो धनावेश ज्यादा हो जाने से एक Fe गायब हो जाता है। तो अब आप देखो, कुल 8 Fe और 8 O थे, तो हम अनुपात निकाल रहे थे 8:8 = 1:1। तो FeO सूत्र था। अब हमारे पास 7 Fe है और 8 ऑक्सीजन है, तो ऐसी स्थिति में जब हम भाग देंगे 8/7 का, तो 7 एकम 7 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, एकम 7, 3 7 चौक 28, लगभग 1 ये हो जाएगा। तो जो सूत्र निकलेगा, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा ही लिखते हैं मोस्टली, 7/8 कर लेते हैं। 8 × 8 = 56, 8 × 8 = 64, बच गया 6, 8 × 7 = 56। तो जो सूत्र बना वो बना Fe 0.87O। इस तरह का यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात सरल पूर्णांक न होकर प्रभाज में होता है, वो कहलाते हैं अनिश्चित अनुपाती यौगिक। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टल में संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। ज्यादातर जगह तो +2 है, पर कहीं +3 हो जाएगा, कहीं +4 हो जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है, जो हो सकता है वो हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं रंगीन आयन बनाने। इसी को ध्यान से देखना है आपको थोड़ा, और इसी से क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी चीज हमको दिखाई इसलिए देती है क्योंकि प्रकाश उस पदार्थ से टकराकर परावर्तित होता है, और परावर्तित प्रकाश हमारी आंख में आता है तो हम उसको देख पाते हैं। अगर कोई पदार्थ प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। नंबर 2, जब हमारे पास उपलब्ध प्रकाश सफेद रंग का है, सूरज से आने वाली रोशनी सफेद होती है, तो हमारे आसपास की चीजें रंगीन क्यों दिख रही है? क्योंकि हमको पता है कि सूरज से आने वाला सफेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। विबग्योर पढ़ा हुआ है आपने, है ना? अब इस विबग्योर में होता यह है कि अगर हमारा पदार्थ ये पूरे रंग को, ये 7 रंग आए और 7 के 7 को वापस परावर्तित कर दे, तो सफेद दिखाई देगा हमें पदार्थ। ठीक है। तो कोई भी चीज सफेद इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि
वो प्रकाश के किसी भी हिस्से का अवशोषण नहीं कर रही। लेकिन अगर आने वाला प्रकाश तो 7 रंग लेके आ रहा है, और ये हमारा पदार्थ इसमें से एक रंग को पकड़ ले रहा है, तो बचा कितना? 6 रंग बचे। तो अब 7 रंग का मिश्रण ही सफेद हो सकता है, 6 रंग का मिश्रण सफेद नहीं होगा। तो इसलिए अब ये हमको रंगीन दिखाई देने लगता है। तो मूल मुद्दे की बात यह है कि जब कोई पदार्थ श्वेत प्रकाश की कुछ घटकों को, श्वेत प्रकाश के तरंगों के कुछ घटकों को, विकिरणों के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेता है, तो परावर्तित प्रकाश हमको क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई अवशोषण क्यों होगा, क्यों अवशोषित करेगा कोई और क्यों नहीं करेगा? तो देखिए, ज्यादातर धातु आयन जो होते हैं संक्रमण धातु के, उसमें डी कक्षक 2 हिस्सों में बंट जाता है। ठीक है, ये T2 एक नीचे की ओर 3 कक्षक और ऊपर की ओर 2 कक्षक होते हैं। 3 कक्षकों के समूह, टोटल डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। 5 में से 3 नीचे चले गए, 2 ऊपर चले गए। तो 3 जो नीचे गए उनको T2G कहेंगे, ऊपर जो गए वो EG कहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है तो उसको इतनी ऊर्जा चाहिए, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा इस ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। तो इसलिए जब कभी भी संक्रमण धातु आयनों के ऊपर श्वेत प्रकाश या दृश्य प्रकाश आपतित होता है, तो संक्रमण धातुओं के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी चीजें होंगी, संक्रमण धातुओं के डी कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित नहीं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो इस दृश्य प्रकाश की कुछ विकिरणों का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा के कक्षक से, डी कक्षक से उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में चले जाते हैं। अतः परावर्तित प्रकाश रंगीन दिखाई देता है। ठीक है। तो अब हम आते हैं एक उदाहरण। आपसे पूछा जा सकता है कॉपर प्लस 1 रंगहीन है, लेकिन कॉपर प्लस 2 रंगीन है, ऐसा क्यों है भाई? तो चलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। हम जानते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1। कॉपर प्लस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और आपको मिलेगा आर्गन के बाद 3d10 4s0। डी कक्षक बनाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यहां साफ दिख रहा है कि डी कक्षक में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब जोड़ी में। और हमारा नियम कहता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की विकिरण को अवशोषित नहीं करते। तो इसलिए जब श्वेत प्रकाश कॉपर प्लस 2 पर आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन उसके किसी भी हिस्से को अवशोषित नहीं करते, इसलिए पूरा का पूरा श्वेत प्रकाश परावर्तित हो जाता है और आपको कॉपर प्लस जो है वो सफेद या रंगहीन दिखाई देता है। जबकि अगर हम कॉपर प्लस 2 की बात करें तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक एस से ई से, तो अब आपको बचेगा आर्गन 3d9 4s0। 3d9 बनाएंगे हम, डी में 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बच गया। तो हम लोग साफ दिख रहा है कि कॉपर प्लस 2 आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की विकिरण को अवशोषित करके उत्तेजित हो सकता है। इसलिए जब श्वेत प्रकाश कॉपर प्लस 2 आयन पर आता है तो उसका जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य प्रकाश की विकिरण के लाल वाले हिस्से को सोख लेता है और उत्तेजित हो जाता है।
तो परावर्तित प्रकाश में लाल हिस्सा नहीं होने के कारण ये नीला दिखाई देता है। ठीक, आप रंग मत बताइएगा, सीधा ही बताइएगा कि आपतित प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए परावर्तित प्रकाश रंगीन दिखाई देता है। चुंबकीय काम चीज, अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि ज्यादातर संक्रमण तत्व खुद ही, कुछ संक्रमण तत्व खुद भी और ज्यादातर इनके यौगिक चुंबक की ओर आकर्षित। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण रखता है या अनुचुंबकीय होता है। तो अधिकांश संक्रमण तत्व और इनके यौगिक या आयन अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण दर्शाते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू एस बराबर √n+2 नाम के सूत्र से दर्शा सकते हैं, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसको ही हम म्यू एस को हम √4s s+1 सूत्र से भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ यौगिक दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा एग्जाम में कौन कौन से यौगिक आए हुए हैं, वो आप तैयार कीजिएगा। अगर नहीं आए हैं तो कोई जरूरत नहीं है इधर ज्यादा जोर देने की। फाइनली हम देखेंगे दो टॉपिक है, ऑक्सीकरण अवस्था का आपेक्षिक स्थायित्व। ऑक्सीकरण अवस्था का आपेक्षिक स्थायित्व। तो सबसे पहले समझें कि वो आयन जिनमें D0, D5 या D10 होता है वो ज्यादा स्थायी होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, Fe+2 और Fe+3 में कौन ज्यादा स्थायी होगा? तो Fe+2 में 3D6 होता है, Fe+3 में 3D5। 3D5 अर्धपूरित है, आधा भरा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होगा। तो Fe+3 ज्यादा स्थायी होगा Fe+2 से। दूसरा है, जब हम स्कैंडियम से जिंक की ओर यानी कि परमाणु क्रमांक 21 से 30 की ओर जाते हैं तो +2 अवस्था +3 से ज्यादा स्थायी होगा। यानी शुरू के जो तत्व है स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये +2 और +3 दोनों में यौगिक बनाते हैं, लेकिन बाद के यौगिक +3 वाला यौगिक नहीं बनाते, +2 वाला यौगिक ज्यादा बनाते हैं। ठीक है।